brought to you by Hire and ITIL. Better stick around if you want it. You gotta prove it like we do it. दुनिया का सबसे छोटा गणराज्य, टापू पर बसा एक देश। कार में बैठकर घंटे भर में यहाँ का चक्कर लगाया जा सकता है। ये हमारी राजधानी दिल्ली से भी कई गुना छोटा है। पर छोटे साइज से क्या, एक वक्त में यहाँ के लोग अमेरिकियों से ज़्यादा अमीर थे। कहें तो औसत प्रति व्यक्ति आय के मामले में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर, वो भी खाड़ी देशों से इतर। बिना तेल के ना यहाँ पेट्रोलियम मिला, ना सोना मिला, ना चांदी। पर फिर भी इस देश की अर्थव्यवस्था अचानक बढ़ी, चिड़िया की पूप बेचकर। सही सुना आपने, पूप, चिड़ियों का मल, छीछी। टेक्निकल नाम ग्वानो। कभी जिसके 4 ग्राम के बदले 1 ग्राम सोना आ जाता था। लेकिन फिर इस देश का पतन होता है, तरक्की में बढ़ता ये देश डूब जाता है। कहते हैं ये देश खुद को खा गया, इसलिए इसे नाम दिया जाता है कंट्री दैट एट इटसेल्फ। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज कहानी फर्श से अर्श और फिर फर्श पर पहुंचे एक देश की। नाहरू वेटिकन सिटी और मोनाको के बाद तीसरा सबसे छोटा देश है। साथ ही ये सबसे छोटा रिपब्लिक यानी गणराज्य और टापू देश है। एरिया महज 21 वर्ग किलोमीटर। प्रशांत महासागर के बीच बसा ये देश एकांत में भी है। यहाँ से सबसे पास का आइलैंड 300 किलोमीटर दूर है, पापुआ न्यू गिनी से कुछ 2500 और ऑस्ट्रेलिया से 4000 किलोमीटर दूर। इतना दूर कि यहाँ से नाहरू खाने का सामान महीनों महीनों बाद पहुँचता है। दूसरी तरफ बड़े जहाज़ों को यहाँ के तट पर रोकना भी आसान नहीं। चारों तरफ कोरल रीफ इन्हें डुबा सकती है, मानो कुदरत ने ही इस देश को एकदम अलग थलग रखा हो। पर ये सब भी इस देश को इतना खास नहीं बनाते जितना यहाँ का इतिहास जिसमें तमाम यूरोपीय यहाँ आए। दुनिया भर के अखबारों ने इस पर खबरें की। ये कहानी है एक देश के खुद को खा जाने की। जैसा कि विचारक कार्ल मार्क्स ने एक बार कहा था, इतिहास खुद को दोहराता है, पहले त्रासदी और फिर तमाशे की तरह। नाहरू के इतिहास ने भी त्रासदी देखी, एक नहीं कई। यूरोपीय कब्जा, 2 विश्व युद्ध, गुलामी, आज़ादी और फिर बेशुमार पैसा। लेकिन आज़ादी के बाद इतिहास ने खुद को दोहराया। वो हुआ जो कभी रोमन साम्राज्य में हुआ था, पतन। ताश के ढेर की तरह इस देश का अर्थ ढह गया। चलिए जानते हैं कितने एकांत में बसा एक देश चिड़ियों का मल बेचकर अमीर कैसे बना, कैसे इसका पतन हुआ और आज इसकी क्या हालत है। नाहरू की कहानी एकदम शुरुआत से। इरफान सिद्दीकी साहब लिखते हैं, तुम परिंदों से ज्यादा तो नहीं हो आज़ाद, शाम होने को है, अब घर की तरफ लौट चलो। पर आज़ाद परिंदे भी एक वक्त पर घर तो लौटते रहे हैं। ऐसे ही घर लौटते तमाम परिंदों ने समंदर के बीच नाहरू के टापू को अपना ठिकाना बनाया। यहाँ ये खाते पीते और मल त्याग करते। पर वो कहते हैं ना, किसी का कचरा किसी का खजाना। पक्षियों का मल यहाँ लाखों सालों तक इकट्ठा होता रहा और धीरे धीरे जीवाश्म में बदलता रहा, जिसकी वजह से यहाँ फॉस्फेट और नाइट्रेट के भंडार इकट्ठे हो गए, जो उस वक्त बेहद कीमती थे और खाद वगैरह की तरह इस्तेमाल में होते थे। दरअसल पौधों के लिए 3 ज़रूरी तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। इनमें से 2 यहाँ की मिट्टी में भरपूर जमा हो गए थे, खासकर फॉस्फोरस। भला हो आज़ाद परिंदों का, पर यहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों को भनक नहीं थी कि वो सोने के ढेर पर रह रहे हैं। खैर, सालों तक यहाँ के स्थानीय लोग इस भंडार से अनजान जीते रहे और फिर साल आया 1798। इसी साल के नवंबर महीने की 8 तारीख को ब्रिटिश जहाज स्नो हंटर यहाँ से गुजरा। जहाज देखकर सैकड़ों नाहरूरियन नागरिक तट पर इकट्ठे हो गए और नाविकों का अभिवादन करने लगे। अनजान टापू के लोग मिलनसार लग रहे थे, पर जहाज के कैप्टन जॉन फेयर्न ने अपने क्रू को उतरने की इजाज़त नहीं दी, ना ही कोई नाहरूवियन जहाज पर चढ़ा। पीटर डेवर्जनी इस वाक़ये के बारे में अपनी किताब एनवायरमेंटलिज्म ऑफ द रिच में जिक्र करते हैं। यहाँ के मिलनसार लोग, यहाँ की खुशनुमा गर्म हवा और हरियाली देखकर जॉन ने इसका नाम प्लेजेंट आइलैंड रख दिया। ये वाक़या और यूरोप के साथ इस टापू की मुलाकात छोटी ही थी, पर यह आने वाले स्याह दिनों की बस शुरुआत थी। ये वो दौर था जब तमाम ब्रिटिश मुजरिमों को देश निकाला की सज़ा दी जाती थी। इन्हें सुदूर कॉलोनियों और फिर टापुओं पर भेज दिया जाता था। कड़े काम करवाए जाते थे। ऐसे में तमाम मुजरिम सज़ा से बचने और आसान जीवन की तलाश में टापुओं पर जाकर बस जाते थे। इन्हें बीच कॉम्बर्स की संज्ञा दी जाती थी। ऐसा ही एक बीच कॉम्बर्स 1830 के दशक में नाहरू के टापू पर आता है। ये था एक ब्रिटिश भगोड़ा मुजरिम जॉन जोन्स।
जिसने भय और हत्या से यहाँ अपना आधिपत्य जमा रखा था। इसने यहाँ आने वाले दर्जनों दूसरे बीच कॉम्बर्स की जान ली। ये सुकून से टापू के तट पर रहता था और आने जाने वाले जहाज़ों से व्यापार करता था, जिनसे नारियल और सुअर के बदले इसे तंबाकू, शराब और राइफल मिल जाया करते थे। लेकिन एक रोज नाहरू के मुखियाओं को पता चला कि जोन्स अपनी की हुई हत्याओं का ठीकरा उनके सर फोड़ रहा था। दरअसल यहाँ कई अलग अलग स्थानीय कबीले थे जिनके अलग अलग मुखिया भी थे। खैर, जोन्स से नाराज मुखियाओं ने उसे साल 1841 में टापू से निकाल दिया। जोन्स का निकाला जाना एक दूसरे बीच कॉम्बर विलियम हैरिस के लिए वरदान साबित हुआ, जो इसे ठीक 1 साल बाद इस टापू पर आया। दूसरों की तरह इसने भी यूरोपीय जहाज़ों से व्यापार में नाहरू के लोगों की मदद की, पर ये जोन्स जैसा बवाली नहीं था। इसने एक स्थानीय महिला से शादी कर ली और पारिवारिक जीवन में रहने लगा, वो भी अगले 50 सालों तक। भगोड़े यूरोपियों के लिए मानो ऐसे टापू कोई स्वर्ग हो। दूसरी तरफ यूरोपियों के साथ रिश्ते नाहरू के लोगों के लिए इतने खुशनुमा नहीं थे। 1870 के दशक तक यहाँ बंदूकों ने घर कर लिया था। नाहरू के लोग भी तंबाकू फूकने लगे थे और खूब शराब पीने लगे थे। एक दिन तो शराब के नशे में हुए एक झगड़े में एक मुखिया को गोली मार दी गई। धीरे धीरे नाहरू हिंसा के जद में आ गया। कई कबीलों के बीच गृह युद्ध के हालात हो गए। अब तक टापू पर ब्रिटिश जहाज़ों का आना जाना हो गया था, पर अंग्रेजी हुकूमत के लिए ये टापू किसी काम का नहीं था। इसलिए शुरुआत में इसमें ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई गई। लेकिन फिर एक पत्थर जियोलॉजिस्ट अल्बर्ट एलिस के दरवाजे पर मिलता है। एक रोज अल्बर्ट एलिस सिडनी में पैसिफिक आइलैंड कंपनी के ऑफिस पहुंचते हैं। अल्बर्ट एक जियोलॉजिस्ट थे जो पत्थरों और ज़मीन के भीतर के अयस्क वगैरह का अध्ययन करते थे। ऑफिस के दरवाजे पर अल्बर्ट को एक पत्थर दिखा। बताया गया कि ये टुकड़ा नाहरू का है, जो कि समय के साथ जीवाश्म में बदल गई एक लकड़ी है। पर अल्बर्ट को ये बात नहीं हजम हुई। उन्होंने पत्थर की जांच की। पता चला ये असल में बेहतरीन क्वालिटी का फॉस्फोरस अयस्क है, जो कि एक सुपर फर्टिलाइजर है। दूसरे शब्दों में कहें तो उस वक्त का खजाना, या कहें चिड़ियों की मेहरबानी। बहरहाल इस खजाने की तलाश में अल्बर्ट साल 1901 में नाहरू पहुंचा। पता चला कि 80% टापू फॉस्फेट के चूने से भरा था। कुछ वक्त बाद कंपनी ने जर्मनी के साथ एक डील की, जिसने उस वक्त टापू पर कब्जा कर रखा था। फिर जर्मन्स और अंग्रेज़ों के बीच फॉस्फोरस के खजाने का बंदरबाट होने लगा। ये बंदरबाट चलता रहा, पर फिर आया साल 1914। पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और जंग के चलते ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों ने नाहरू पर कब्जा कर लिया। माइनिंग के उपकरण यहाँ लाए गए, निर्यात बढ़ाया गया। 1920 आते आते कुछ 2 लाख मीट्रिक टन फॉस्फेट हर साल निकाला जा रहा था। अगले 2 दशकों में ये खनन 4 गुना से भी ज्यादा हो गया। पर इसका फायदा इस देश को नहीं मिल रहा था। ये फॉस्फोरस दुनिया में औसत से कम दाम पर बेचा जा रहा था और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन के किसानों को खूब सब्सिडी दी जा रही थी। फिर ये जंग खत्म हुई, देश बदले, पर फॉस्फोरस का बंदरबाट चलता रहा। एक वक्त बाद दूसरा विश्व युद्ध भी फूट पड़ा और जापान ने इस टापू पर कब्जा कर लिया। नाहरू की 2/3 आबादी को गुलाम बना लिया गया और पास के एक नौसेना बेस पर मजदूरी के लिए भेज दिया गया। इनमें से 500 लोग भूख और बमों की चपेट में आकर मर गए। देश के तमाम लोगों ने इस युद्ध में अपनी जान गंवाई। बकौल पीटर डिवर्जनी, युद्ध खत्म होते होते यहाँ 600 से भी कम लोग बचे थे। लेकिन ये दौर भी बीता। नाहरू ऑस्ट्रेलिया की निगरानी में आ गया, पर एक समय के बाद यहाँ भी आज़ादी की मांग बढ़ी, जिसके बाद साल 1968 में इसे आज़ादी मिली और साथ में मिला खदानों का अधिकार। फॉस्फोरस की खदानें स्थानीय अधिकार में आईं और अब पैसा देश में आ रहा था। अगले 2 दशकों में नाहरू के लोग दुनिया के सबसे रईस लोगों में शामिल होने वाले थे। कम से कम कागज पर तो यही दिखाया जा रहा था। साल 1975 में नाहरू के फॉस्फेट रॉयल्टीज ट्रस्ट की कीमत 1 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर आंकी गई और इस देश की प्रति व्यक्ति जीडीपी सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गई। लोग भी कमाई कर ही रहे थे। यहाँ की सरकार ने कोई इनकम टैक्स नहीं लगाया। शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त कर दी गई। पर इस पैसे से हुआ हर काम अच्छा नहीं था। सरकार ने कई महंगे क्रूज शिप, एयरक्राफ्ट और दूसरे देशों में होटल तक खरीदे। नेता विदेशों में प्लेन से शॉपिंग के लिए जाने लगे। यहाँ तक कि स्पोर्ट्स कार का शौक भी यहाँ के लोगों में पनपा। एक पुलिस चीफ ने तो लैम्बोर्गिनी गाड़ी मंगा डाली, पर बाद में पता चला वो उसमें बैठने के लिए थोड़ा मोटा था। कुल मिलाकर कहें तो फिजूल खर्ची चरम पर थी। पर ये कब तक चलता? एक वक्त में देश का खनिज भंडार खत्म होने लगा, निर्यात घटा और देश में मंदी आने लगी। इस पर नाहरू में मौजूद डिटेंशन सेंटर के गार्ड मानोवा टांगा मालो का बयान भी खूब चर्चा में आया था। उन्होंने कहा था, लोग दुकानों पर जाते, कुछ मिठाइयाँ खरीदते और $50 का नोट पकड़ाकर चले आते और छुट्टा भी नहीं लेते। उन्होंने पैसे का टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया।
मुश्किल के दौर में नारू के लोगों ने पुराने जख्म याद किए। पहले खनन में हुए नुकसान के लिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन से भरपाई की मांग की जाने लगी। एक वक्त पर नारू ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकदमा भी ठोक दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने मामले को कोर्ट के बाहर निपटाना चुना। 20 सालों के लिए 7 करोड़ 30 लाख डॉलर देने की डील हुई। न्यूजीलैंड और ब्रिटेन ने भी 82 लाख डॉलर देने की बात कही, पर यह सब नाकाफी था। इस दौरान देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए भी हथकंडे अपनाए गए, पर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बुरी तरह से फेल हुए। पर्यटन के लिए भी इस आइलैंड को नहीं बदला जा सका, क्योंकि खनन की वजह से ज़्यादातर जगहें बर्बाद हो चुकी थीं। तमाम समुद्री जीव भी इसकी भेंट चढ़ गए थे। प्राकृतिक सुंदरता मानो हर ली गई हो। आगे पासपोर्ट बेचने, विदेशी पैसा उधार देने, यहाँ तक कि पैसों के बदले शरणार्थियों को रखने के कदम भी उठाए गए। दूसरे देशों में गैरकानूनी तौर पर घुस रहे लोगों को यहाँ डिटेन किया जाने लगा, पर कुछ भी काम नहीं आया। दूसरी तरफ यहाँ के नागरिकों का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा था। नई नई उपभोगवाद की आदत ने यहाँ के लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा आदी बना दिया। आज भी यहाँ ओबेसिटी रेट यानी मोटापे की दर बहुत ज़्यादा है। करीबन 70% अडल्ट इसके शिकार हैं। कभी लग्जरी कारों का शौक रखने वाले लोग आज खाने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। कहें तो इतिहास ने फिर अपने आप को दोहराया और निरंकुश शासन से एक और राष्ट्र का पतन हो गया। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। इसे लिखा था हमारे साथी राज विक्रम ने। आपको अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। बाकी अपना ख्याल रखें। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।